ग्रीटिंग्स टू ऑल व्यूअर, दिस इज़ सोनम सिंह। हमारे आज के वीडियो में हम लोग फ्री एसोसिएशन टेस्ट है जो आपका, उस पर फाइल बनाना सीखेंगे कि जो आपका मुक्त साहचर्य प्रयोग, हिंदी में इसको बोलते हैं, ये एक प्रयोग है। तो इसको कैसे लिखना है, इसका थ्योरेटिकल आस्पेक्ट एंड प्रैक्टिकल आस्पेक्ट। थ्योरेटिकल आस्पेक्ट मीन्स हुआ सैद्धांतिक पक्ष। तो सबसे पहले आप प्रयोग का नाम लिखेंगे, मुक्त साहचर्य प्रयोग। उसके बाद सैद्धांतिक पक्ष हेडिंग लिखेंगे। उसके बाद आपकी अगली हेडिंग आएगी साहचर्य का अर्थ। साहचर्य का क्या अर्थ होता है इसमें लिखा हुआ है, तो आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा कि साहचर्य का क्या अर्थ होता है। साहचर्य का अर्थ लिखेंगे। फिर उसके बाद साहचर्य की परिभाषाएं, डेफिनेशंस ऑफ एसोसिएशन। तो इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि जो डेफिनेशन इसमें लिखी हैं आपको वही डेफिनेशन लिखनी है। ये एक सैम्पल फाइल है कि इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आप इसे भी लिख सकते हैं, और अगर आप इसके अलावा लिखना चाहते हैं तो आप इसके अलावा दूसरे भी जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी डेफिनेशन भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर साहचर्य की परिभाषा के बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मीन्स की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है इसका। फिर उसके बाद इसमें भी वही है कि ये जो मुक्त साहचर्य है इसका ऐतिहासिक, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका क्या है। उसके बाद है साहचर्य के नियम, लॉज ऑफ एसोसिएशन। तो इसके 3 मुख्य नियम होते हैं। देखिए इसमें लिखा भी है, इन्हें प्राथमिक एवं गौण नियम कहते हैं। तो लॉ ऑफ एसोसिएशन में देखिए प्राइमरी लॉज हैं और सेकेंडरी लॉज हैं। प्राइमरी लॉज में 3 लॉज हैं और सेकेंडरी लॉज में भी 3 लॉज हैं। मतलब कि 3 नियम हैं प्राथमिक साहचर्य के और 3 नियम हैं गौण साहचर्य के। प्राथमिक नियम में देखिए इस वर्ग में जो है पहला आपका आता है समीप्य नियम या समीपता का नियम। दूसरा आपका होगा, इसमें लिखा हुआ है कि समीप्य नियम के जो 2 प्रकार होते हैं, प्रथम काल समीप्य होता है, दूसरा जो है स्थान समीप्य होता है। फिर समानता का नियम, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। उसके बाद है वैषम्य का नियम, लॉ ऑफ कॉन्ट्रास्ट। इसको जो है वैषम्य को विषमता का नियम भी कहते हैं, जिसमें कि आपके जैसे जो अपोजिट वर्ड्स होते हैं ना, विलोम शब्द टाइप, वो होता है। गौण साहचर्य नियम, गौण साहचर्य नियम के अंतर्गत पहला आपका आता है प्राथमिकता का नियम, दूसरा है नवीनता का नियम और तीसरा है बारंबारता का नियम। फिर उसके बाद है स्पष्टता का नियम। इसके बाद आएगा साहचर्य के प्रकार, टाइप्स ऑफ एसोसिएशन। तो इसमें देखिए फ्री एसोसिएशन और कंट्रोल्ड एसोसिएशन। फ्री एसोसिएशन का मतलब होता है स्वतंत्र साहचर्य और कंट्रोल्ड एसोसिएशन का मतलब होता है नियंत्रित साहचर्य। नियंत्रित साहचर्य में मीन्स की कंट्रोल होता है, जैसे कि चीज़ें डिसाइडेड होती हैं, कंट्रोल में होती हैं कि उसी के अकॉर्डिंग करना है। और फ्री में जो आपका सब्जेक्ट होता है वो पूरी तरीके से फ्री होता है, उसको फ्रीडम होती है कि किसी भी तरीके का मतलब कोई बाउंडेशन नहीं होती उसके ऊपर, जो उसके मन में आए वो कर सकता है। उसके बाद देखिए खंडित नियंत्रित साहचर्य अथवा बाधित साहचर्य। इसके बाद निरंतर नियंत्रित साहचर्य। फिर उसके बाद साहचर्य प्रतिक्रिया काल होता है, जिसमें कि जो रिएक्शन टाइम होता है, जो एसोसिएटिव वर्ड होता है। जैसे इसमें आपको एक वर्ड लिस्ट मिलेगी 100 वर्ड्स की, तो उसमें आपको सब्जेक्ट को बोलना होता है ना कि जो पहला वर्ड लिखा हुआ है उससे रिलेटेड उसके दिमाग में जो भी शब्द आता है एट अ टाइम उसको बोलना है। तो उस शब्द को बोलने में वो जितना टाइम लेता है उसको ही बोलते हैं एसोसिएटिव रिएक्शन टाइम, मीन्स की ART, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ART, जो कि आपको लिखना पड़ेगा। जो आपको वर्ड लिस्ट मिलेगी उसमें आपको ये भी फिल करना होता है। फिर उसके बाद साहचर्य प्रतिक्रिया काल के निर्धारक तत्व,
ये जब आप इस फाइल को बनाएंगे, इसको पढ़ेंगे अच्छे से ध्यान से, तो आपको समझ में आ जाएगा, ऑटोमेटिकली प्रैक्टिकल आपको समझ में आ जाएगा। ये अभी मैं सैम्पल फाइल शेयर कर रही हूँ कि इसको लिखना कैसे है। उसके बाद मैं इसका कंडक्शन भी शेयर करूँगी कि इसको कंडक्ट कैसे करना है उस टाइम पे। मीन्स कि जब आपको वर्ड लिस्ट मिलेगी तो उसमें किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड होता है इस प्रैक्टिकल को करने के लिए, फिर आपको अपने सब्जेक्ट को कैसे समझाना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें। इस वीडियो में केवल आप मतलब फाइल बनाना सीखेंगे कि इस प्रैक्टिकल को लिखना कैसे। उसके बाद देखिए साहचर्य प्रयोगों का महत्व। तो इसमें वही चीज़ें हैं कि जैसे अपराध का पता लगाने में, अब इसमें आप देखेंगे जो आपके प्राइमरी लॉज होते हैं और सेकेंडरी लॉज होते हैं, तो जब आप वर्ड लिस्ट में सारे वर्ड फिल करा लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि जो आपका सब्जेक्ट है उसका क्या निकल के आ रहा है, मतलब वो कौन से नियम पे ज़्यादा जा रहा है, उसके जो ज़्यादा शब्द हैं वो किस नियम को फॉलो कर रहे हैं, वो समीपता का नियम है या समानता का नियम है या फिर विरोध का नियम है या विषमता का नियम है। तो अगर उसमें विलोम शब्द ज़्यादा आ रहे हैं तो मतलब इसे समझ में आ जाएगा कि विरोधाभास है, अपोजिट वर्ड्स को अगर वो ज़्यादा चूज़ कर रहा है, अगर वो सिमिलर वर्ड्स को ज़्यादा चूज़ कर रहा है तो इट मीन्स कि वो समानता के नियम को फॉलो करेगा। अगर जैसे जो नियर अबाउट चीज़ें होती उससे रिलेटेड होगा तो फिर समीपता का नियम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऊपर वाली स्लाइड है यहाँ तक आपका जो है सैद्धांतिक पक्ष खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद क्रियात्मक पक्ष, जिसको कि बोलते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में सबसे पहले आप प्रयोग का नाम लिखेंगे। तो प्रयोग का नाम है आपका मुक्त साहचर्य प्रयोग। उसके बाद प्रयोग का उद्देश्य, तो जो प्रयोग के उद्देश्य लिखे हैं, पहला आपका है साहचर्य के प्राथमिक नियमों का अध्ययन करना, फिर प्रयोज्य की अंतर्निहित मनोग्रंथियों का पता लगाना, फिर व्यक्तित्व की विशेषताओं का पता लगाना, फिर उसके बाद है साहचर्य के प्रभावी कारकों का पता लगाना। इसके बाद इसमें एक हाइपोथेसिस भी लिखी जाती है जिसको कि क्रियात्मक परिकल्पना बोलते हैं। अब जैसे देखिए इसमें जो हाइपोथेसिस बनी है कि प्रयोज्य के प्रति उत्तरों में समीपता के नियम की आवृत्ति समानता और विषमता के नियम से अधिक होगी। अब ये हमको बाद में पता चलेगा जब हम इसका रिजल्ट निकाल लेंगे कि ये हमारी जो परिकल्पना है ये सही है या नहीं सही है। फिर उसके बाद देखिए अगली हेडिंग हमारी होती है जो चर या परिवर्त होते हैं। तो चर किसको कहते हैं? चर हम उनको कहते हैं जिनका हम अपने प्रयोग में निरीक्षण करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, स्वतंत्र चर होता है और परतंत्र चर होता है। स्वतंत्र चर मतलब पूरी तरीके से जो फ्री होते हैं, जिसमें किसी तरीके की बाउंडेशन नहीं होती, उनको कंट्रोल नहीं किया जाता है, वो स्वतंत्र चर के अंदर आते हैं। और परतंत्र चर वो होते हैं, जैसे देखिए इसमें लिखा है ना कि उद्दीपक शब्दों की प्रतिक्रिया और प्रतिक्रिया काल परतंत्र चर के अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि इनको जो है कंट्रोल किया जाता है। फिर उसके बाद अब इसमें प्रयोज्य लिखा है क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स है। अगर आपका जो है सब्जेक्ट है वो लड़का है तो आप लिखेंगे विषयी का परिचय या प्रयोज्य का परिचय। ठीक है। फिर उसमें वही आप नाम, आयु, लिंग, शैक्षिक योग्यता, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, ये आप लिखेंगे। प्रयोगकर्ता का परिचय, तो प्रयोगकर्ता जो है वो चाहे गर्ल है या बॉयज़ है, आपको यही लिखना है, प्रयोगकर्ता का परिचय। और सेम जो चीज़ें आप ऊपर फिल कर रहे थे वही आप नीचे भी फिल करेंगे। देन उसके बाद है आवश्यक सामग्री। तो आवश्यक सामग्री में यही है, आपको 100 वर्ड की वर्ड लिस्ट चाहिए, स्टॉप वॉच चाहिए, पेन या पेंसिल चाहिए, और इसमें ग्राफ पेपर की भी रिक्वायरमेंट होती है तो आपको ग्राफ पेपर चाहिए। फिर प्रारंभिक तैयारी, प्रारंभिक तैयारी में जो चीज़ें लिखी हुई हैं ऐसे ही आपको लिख देना है, इसमें ज़्यादा कुछ आपको चेंज नहीं करना है। फिर सामान्य निर्देश, जो जनरल इंस्ट्रक्शन होती हैं जो कि सब्जेक्ट को दी जाती हैं, वो भी आपकी सेम ही होती है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है कि कोई बड़ा चेंज होता है। फिर उसके बाद विशिष्ट निर्देश, सॉरी निर्देश मैंने बोला, निर्देश इंस्ट्रक्शन, जो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, तो ये भी आपके ऐसे होंगे। उसके बाद है प्रयोग विधि, कि प्रयोग करना कैसे है, ये है। देन उसके बाद जो सावधानियां रखनी है कि क्या क्या सावधानियां रखनी है वो है। फिर उसके बाद प्रविधि, प्रविधि में आपको पूरा प्रोसीजर लिखना है कि प्रोसीजर में क्या क्या करना है वो आप लिखेंगे। देन उसके बाद आपको जो आपकी वर्ड लिस्ट है वो वर्ड लिस्ट लगानी है, जो 100 वर्ड की वर्ड लिस्ट होती है वो वर्ड लिस्ट आपको यहाँ पे अटैच करनी है। ये देखिए ये 100 वर्ड की वर्ड लिस्ट है जिसको कि आपको यहाँ पे अटैच करना है, इसमें पूरा नहीं आया है।
फिर उसके बाद आपको वर्ड लिस्ट अटैच करने के बाद आपको इंट्रोस्पेक्शन रिपोर्ट अपने सब्जेक्ट से लिखवानी है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्दर्शन विवरण या अंतर्दर्शन रिपोर्ट। इसका मतलब ये होता है कि इस एक्सपेरिमेंट को करने में विषयी ने कैसे मतलब क्या फ़ील किया, कैसे फ़ील किया, वो चीज़ें जो है वो एक पेपर पे लिख के देगा। कि जैसे सबसे पहले उसको इस प्रैक्टिकल को करने में मतलब कठिनाई महसूस हुई या जो भी कुछ है, ऐसे ही एज इट इज़ आपको लिखवा देना है, या फिर उसने जैसा भी फील किया, मीन्स कि एक तरीके से वो जो उसका एक्सपीरियंस होता है उसको वो लिखता है। और बाद में उसका नेम, वो नेम अपने लिख के साइन कर देता है, जो आपका सब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये आप उससे करवाएंगे। इसके बाद परिणाम, रिजल्ट। उसके बाद आप स्कोरिंग टेबल प्रिपेयर करते हैं। आप ये ध्यान दीजिएगा, जो आपको वर्ड लिस्ट मिलती है 100 वर्ड की, उसमें भी ऊपर ये स्कोरिंग टेबल बनी होती है, तो ये चीज़ें उसमें भी फिल करनी पड़ेंगी आपको। और यहाँ पे भी आपको लिखना पड़ेगा। जैसे आप एक टेबल बनाएंगे, क्रम संख्या, साहचर्य का नियम, कुल प्रतिक्रिया शब्दों की संख्या, कुल प्रतिक्रिया काल सेकंड में, और प्रतिशत। तो अब देखिए, इसमें जो प्रैक्टिकल किया गया है, इसमें समीपता का नियम में कुल प्रतिक्रिया शब्दों की संख्या 19 थी, प्रतिक्रिया काल 20.81, और प्रतिशत जो है वो 19% आया। और दूसरा समानता का नियम, उसमें कुल प्रतिक्रिया शब्दों की संख्या 33 थी, प्रतिक्रिया काल सेकंड जो है वो 34.26 था, परसेंटेज जो है वो 33% थी। इस तरीके से मतलब टोटल जो ये फाइल शेयर हो रही, इसमें जो सब्जेक्ट था उसने जो 100 शब्द थे उसमें जो अपना प्रतिक्रिया दी, जो अपना रिएक्शन दिया, तो उसमें कौन कौन से लॉ थे? समीपता का, समानता का, विषमता का, व्यक्तिगत स्पष्टता, इन सभी का प्रयोग हुआ है। तो इस तरीके से आपको भी ये देखना रहेगा कि आपकी जो वर्ड लिस्ट है, आपके सब्जेक्ट ने जो रिएक्शन दिया है, जो हर वर्ड पे उसका जो रिएक्शन आया है, तो कौन कौन से शब्दों को उसने चूज़ किया है, कितने समीपता के हैं, कितने समानता के हैं, कितने विषमता के हैं, कौन से व्यक्तिगत हैं, कौन से स्पष्टता के हैं। तो इस तरीके से आप मतलब प्रतिक्रिया शब्द देखेंगे कि कितने प्रतिक्रिया शब्द हैं, फिर उनका जो है टाइमिंग, जो रिएक्शन टाइम है, जिसको कि ART बोलते हैं, एसोसिएटिव रिएक्शन टाइम, कितना था, और उसके बाद परसेंटेज उसका। तो इस तरीके से आप पूरा टोटल प्रिपेयर करेंगे स्कोरिंग टेबल। देन इसके बाद कैलकुलेशन में आपको ये फॉर्मूला लगाना है, एवरेज ऑफ ART इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रेस्पॉन्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेस्पॉन्स वर्ड। ART मीन्स हुआ एसोसिएटिव रिएक्शन टाइम। तो ये देखिए, जैसा स्कोर टेबल जो प्रिपेयर करी गई थी उसके अकॉर्डिंग इसमें जो था वो पूरा इसमें कर दिया गया, और इस तरीके से जो हमारा एवरेज ART होता है वो निकल आता है। देन इसके बाद आपको एक क्या कहते हैं, ग्राफ लगाना रहता है। ग्राफ पेपर भी इसमें यूज करना है ना। जब आपकी स्कोरिंग टेबल बन जाएगी फिर आप ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में आपको वैसे ही शो करना रहता है, जैसे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, एक पे आप अपने सारे जो लॉज हैं वो लिख देंगे, दूसरे पर आप कोई भी जो भी आप स्केल मानना चाहें वो स्केल मान लेंगे। देखिए जैसे इसमें मेंशन है, एक्स एक्सिस पे 1 स्क्वायर इक्वल टू साहचर्य का नियम, वाई एक्सिस पे 1 स्क्वायर इक्वल टू 5 वर्ड्स। तो ऐसे ही करके, और कौन कौन से रूल जो है वो इसमें लगे हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें आप अपने ग्राफ में मेंशन करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जब स्कोरिंग टेबल आपकी हो जाएगी उसके जस्ट बाद आप ग्राफ लगाएंगे, और जब आप ग्राफ लगा देंगे देन उसके बाद आपको इंटरप्रिटेशन करनी है। जो भी रिज़ल्ट आया है उस रिज़ल्ट की इंटरप्रिटेशन होगी, मीन्स की परिणामों की व्याख्या। तो इसमें जैसा भी आया है, जैसे जो चीज़ आपने ग्राफ में मेंशन करी है वही आप डिटेल में उसकी व्याख्या करेंगे, एक तरीके से ये हम कह सकते हैं। देन उसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी निष्कर्ष, मीन्स की कंक्लूजन। देन उसके बाद हमारी अगली हेडिंग होगी शैक्षिक निहितार्थ, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन।
तो शिक्षक के लिए क्या इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है, इसको जो है शॉर्ट में जो ये आपका देखिए, इसका नाम आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। इसका नाम FAT मीन्स फ्री एसोसिएशन टेस्ट है, बट ये है एक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा कि फ्री एसोसिएशन टेस्ट जो मुक्त साहचर्य है, ये एक प्रयोग है आपका, जो कि बीएड और बीएलएड दोनों में कराया जाता है। तो ये दोनों ही स्टूडेंट के लिए यूजफुल है, चाहे बीएड वाले बनाएंगे वो भी इसी तरीके से करेंगे और बीएलएड वाले करेंगे वो भी ऐसे ही करेंगे। इसमें बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इसके नाम से बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको डाउट हो जाता है, उन्हें लगता है कि ये टेस्ट है, बट ये टेस्ट नहीं है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ये एक एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में देखिए कि शिक्षक के लिए इसका जो शैक्षिक निहितार्थ है वो क्या है, छात्र के लिए क्या है, माता पिता के लिए क्या है, वो आप ऐसे लिख देंगे। देन उसके बाद आपका संदर्भ ग्रंथ मीन्स की रेफरेंसेस। देखिए, रेफरेंसेस का मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई थ्योरेटिकल एस्पेक्ट लिखते हैं तो किसी न किसी बुक की हेल्प से लिखते हैं, तो वही लिखा जाता है संदर्भ ग्रंथ में। संदर्भ ग्रंथ का मतलब ये होता है कि जिन बुक्स की हेल्प से आपने सैद्धांतिक पक्ष लिखा है उन्हीं के नाम लिखे जाते हैं। और ये लिखने का तरीका होता है कि पहले आप सर नेम लिखते हैं, फिर नेम लिखते हैं, फिर बुक का नेम लिखते हैं, फिर पब्लिकेशन नेम लिखते हैं। देन उसके बाद इसमें भी थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, ये जो फाइल मैं शेयर कर रही हूँ, देखिए इसने अग्रवाल पब्लिकेशन लिख दिया, लेकिन ये बुक कहाँ पे पब्लिश हुई वो नहीं लिखा है। अब उसको भी लिखिएगा, मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ। ठीक है, अब आपकी बुक से आप लिखेंगे वो जहाँ भी हो, मान लीजिए कि अग्रवाल पब्लिकेशन है, फिर उसके बाद आगरा, दिल्ली, लखनऊ, जहाँ की भी पब्लिश बुक है वो भी आप उस सिटी का भी नाम डालेंगे। इस तरीके से आपका ये जो फ्री एसोसिएशन टेस्ट है उसकी फाइल बनेगी।